वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक हमारा वही है, मींस चैप्टर हमारा वही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि क्लास 11th फिजिक्स का एक चैप्टर है। और लास्ट टाइम हमने छोड़ा था हाइड्रोलिक मशीन, हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन से पहले हमने लिक्विड के प्रेशर को पढ़ा था, उसके बाद पास्कल लॉ को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है। और फिर एक वहां पे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स यानी पहेली हमने पढ़ी थी। उस पहेली से क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं आगे। हाइड्रोलिक मशीन, इस हाइड्रोलिक मशीन में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम हाईलाइट करके लाते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The pressure in the horizontal cylinder is indicated by the height of liquid column in the vertical tube। ये जो बात है वो एक डायग्राम की कर रहे हैं, तो डायग्राम पर ही आते हैं हम सीधे। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए क्या है। इस डायग्राम में एक तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब टाइप की डिवाइस दे रखी है, जिसका एरिया जो है वो इतना पार्ट है। दूसरा एक कोन टाइप का है, इसका एरिया यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर इसका एरिया कम है, और वहां पर जस्ट इसका अपराइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबका अलग अलग है। और जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो ये पॉइंट क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का पॉइंट। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर सब जगह सेम रहता है, और उस प्रेशर की वैल्यू होती है रॉ, जी और एच। यही हुआ। यहां क्या बताने वाले हैं वो देखिए। यहां पर यह है एक पिस्टन। अगर इस पिस्टन पर हम यहां से एक फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से ये फोर्स, और यहां पर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, तो अंदर की तरफ एक प्रेशर फ्लो होगा। ठीक है, सब जगह फ्लो होगा। वो प्रेशर अब हमें नहीं पता वो प्रेशर कहां पर कितना जाएगा, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है उस प्रेशर की वजह से यहां पर इन तीनों कॉलम में जो डिफरेंट एरिया के हैं, इन कॉलम में जो हाइट की वैल्यू है वो सब जगह सेम आई। यहां पर भी एच, यहां पर भी एच और यहां पर भी एच। और हाइट अगर सेम आई है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है रॉ जी एच से सबका प्रेशर कैसा है, सेम। तो जो प्रेशर हमने यहां से लगाया वो यहां पर, इसको पॉइंट अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो हम ये देखते हैं ए बी सी तीनों पॉइंट पर प्रेशर जो है सेम तरीके से पहुंचा। तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब उसको पढ़ते हैं जो लिखा था। The pressure in the horizontal cylinder is indicated by the height of liquid column in the vertical tube। बात क्लियर है। वर्टिकल ट्यूब में जो हाइट है वो असल में उसके प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर्मूला हमारे सामने है। इट इज नेसेसरली द सेम इन ऑल, और यहां पर इस डायग्राम में सब जगह वो सेम है। इफ वी पुश द पिस्टन द फ्लूइड लेवल राइज इन ऑल द ट्यूब्स अगेन रीचिंग द सेम लेवल इन ईच ऑफ देम। तो यहां ये बताया है कि जब हमने पिस्टन को पुश किया तो सभी में हाइट सेम हो गई, और हाइट सेम होने का मतलब है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम पहुंची। यहां पर जो लिखा है उसको देखते हैं, क्योंकि यहीं से ही हमारा ये टॉपिक रिलेटेड है। Whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, किसी बर्तन में कोई लिक्विड है या कोई गैस है और उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे कि पिस्टन से जो प्रेशर अप्लाई किया वो। इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह बराबर। बराबर का मीनिंग समझिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेशर 100 था और 10 जगह ट्रांसमिट हुआ तो हम 10 10 10 कर दें, ऐसा नहीं है। हम उसको 10 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 100 अगर प्रेशर है तो हर जगह 100। अनडिमिनिश्ड मीन्स उसमें किसी भी तरह का चेंज भी नहीं हो रहा है। इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ ही है जिसका रूप बदला हुआ है, एंड इज हैज मैनी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ।
और इसकी कितनी एप्लीकेशन है ये तो अभी हम देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक विचित्र प्रकार का यहाँ पर एक लॉ है। कोई बर्तन है पूरा बंद गुब्बारे की तरह, एक तरफ से अगर हमने प्रेशर लगाया और वो प्रेशर है मान लिया 10 पास्कल, तो हर पॉइंट पर वो 10 पास्कल प्रेशर पहुंच जाएगा। और उससे कितने मजेदार चीजें होती है वो देखते हैं। लिखा है इसमें, अ नंबर ऑफ डिवाइस सच एज हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, दो डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं बहुत चालाकी है ये। यही दो डिवाइस यहाँ पर समझाने वाले हैं, आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। देखते हैं ये डिवाइस किस तरह से काम करती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की, जिसमें ये एक फिगर है 9.6 बी और उसमें ये समझा रखा है। अब ये जब मैथमेटिकल वाला पार्ट है ना, अच्छा तभी समझ में आता है जब हम खुद करते हैं और एक डायग्राम भी बनाते हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या है पहले वो समझिए। डायग्राम में यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना चौड़ा सा, एक पाइप है, यहाँ पर लगा हुआ है ये पिस्टन। मैं इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इज पिस्टन। इस पिस्टन को हमें प्रेस करना है। तो ये पिस्टन आपको कैसा है समझना है, वो साइकिल में हवा भरने का एक पंप आपने देखा होगा, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके हम दबाते हैं। आजकल तो ये हाथ वाले पंप सिर्फ गांवों में देखने को मिलते हैं, या ऐसे दुकानदार पर देखने को मिलते हैं जिसके पास वो प्रेशर वाला पंप नहीं है, जिसमें एक सिर्फ लगाए नली और हमने दबा दिया। तो उसको जब हम दबाते हैं ना, तो उसमें करीब इतना एरिया का एक छोटा सा पिस्टन होता है। तो ये उतना छोटा मानिए, तो इसका एरिया है A1। मैं एक काम करता हूं, इस A1 एरिया की वैल्यू भी रख लेता हूं। कितनी वैल्यू रखें, इतना मान लेते हैं, तो 1/1, 10/10 सेंटीमीटर, ज्यादा हो जाएगा, 4/4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। ये जो फोर्स यहां से लगाया, ये फोर्स कौन लगाएगा भाई, ये तो इंसान लगाने वाला है। इंसान कितना फोर्स लगाएगा, पूरा बैठ जाएगा तो अपने वेट के बराबर फोर्स। मान लेते हैं कि 60 किलोग्राम का वो आदमी है, मान लिया m है 60 किलोग्राम, तो इसका मतलब है दिस इज m इंटू जी। अब g की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, तो m इंटू जी इज 600 न्यूटन, ये लग गया इसका फोर्स। अब हमारे पास्कल भाई साहब क्या कहते हैं वो देखते हैं। यहां पर लगने वाला प्रेशर, और हम जानते हैं यहां से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होगा। वो प्रेशर हर जगह हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, तो ये प्रेशर इधर भी जाएगा, यहां भी जाएगा। तो इस तरह से इस लिक्विड में से होता हुआ, पानी भर रखा हमने इसमें, वो होता हुआ वो यहां पहुंच जाएगा। क्या पहुंचा है, प्रेशर। इस प्रेशर का नाम यहां पर P है, तो मैं यहां पर भी इसका नाम P रख देता हूं। ये प्रेशर पहुंचा यहां पर। अब आगे की बात, ये प्रेशर यहां पर पहुंचा, तो यहां पर कितना फोर्स है, कितना एरिया है, वो तो इस पिस्टन पर डिपेंड करेगा। इस पिस्टन की खास बात क्या है, ये पिस्टन कार को लिफ्ट करने के लिए लगाया गया है। अब कार का एरिया तो काफी होता है, तो मैं मान लेता हूं 10/10 मीटर का मान लेते हैं। कार वैसे 4 मीटर की होती है, हम और छोटा कर लेते हैं, 5/5 मीटर या 6/6 मीटर ऐसा मान लेते हैं। तो इस एरिया को मैं मान लेता हूं A2। देखिए ये A2 एरिया मान लिया है इस पिस्टन का। तो कार जितना ही मान लेते हैं, अगर 4/4 भी माने तो 4/4 के हिसाब से 16 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। प्रेशर कितना है, प्रेशर जो यहां से आ रहा है, तो प्रेशर कितना होगा जो वहां से आ रहा है, ये वाला प्रेशर, तो प्रेशर तो सेम ही होगा जो वहां से अप्लाई हो रहा है। फोर्स कितना लगेगा ये हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ही है जो कार को उठाने वाला है। तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। देखिए इस फॉर्मूले से फोर्स प्रेशर इनटू एरिया से हमने निकाला, तो प्रेशर जो वहां से आया, एरिया जो यहां से मिला, दैट इज A2। यही फॉर्मूला अगर यहां पे लगा दो, तो देखिए फोर्स है यहां पर F1, प्रेशर है ये P, एरिया है A1। अगर इस फोर्स को और उस फोर्स को मैं कंपेयर करता हूं, तो देखिए क्या होगा, F2 अपॉन F1, यही लिख देता हूं, F2
अपॉन F1 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू में लिख रहा हूं P इंटू A2, P इंटू A2, और F1 की वैल्यू है P इंटू A1। P से P तो कैंसिल, क्योंकि पास्कल के अकॉर्डिंग जो प्रेशर अप्लाई होगा वही वहां पर पहुंचेगा। तो बचेगा क्या, A2 अपॉन A1। मीन्स फोर्स कितना गुना बढ़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा एरिया कितना गुना ले रखा है। अब हमारे इस केस में देखते हैं, एरिया है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और वहां है 16 मीटर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों की ही बात करते हैं कि कितना गुना बढ़ गया है, तो देखिए A2 अपॉन A1 इसी को कंपेयर करते हैं। 16 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा A1 एरिया है दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंपेयर करते हैं तो 10,000 टाइम्स ये ज्यादा है। अगर ये 10,000 टाइम ज्यादा है तो फोर्स को देखिए कितना होगा। ये वैल्यू 10,000 आ गई, तो यानी फोर्स F1 में 10,000 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आने वाला है चेक करते हैं। P की वैल्यू है F अपॉन A। मैं वैसे भी कल के दिखा देता हूं कि हमने वहां पर जो किया है वही यहां पर भी आता है। फोर्स हमारा है 600 न्यूटन, ये आ गया, और A2 अपॉन A1 की वैल्यू है 10,000। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना था 600 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। 10,000 गुना ज्यादा फोर्स हो गया। अब तो हम समझ ही सकते हैं कि वो साइकिल के पंप जितने एरिया को किसी अगर आदमी ने भी दबाया ना तो कार उठ जाएगी पूरी। इतनी भारी कार थोड़ी होती, कार का वजन 1,000 किलोग्राम मान लेते हैं, तो 10,000 किलोग्राम की हो गई। तो 10,000 की जगह हमारा तो कितना है 6,000 इंटू 10,000, 6,000, 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन है, और इसका वेट कितना होगा 10 की पावर 4 न्यूटन। इट मीन्स बहुत आराम से मक्खन की तरह इसको उठा सकते हैं। और ये क्यों हुआ, पानी की वजह से नहीं हुआ। पास्कल लॉ ने ये बताया था कि प्रेशर सब जगह ट्रांसमिट होता है बिना उसमें कोई चेंज आए हुए। तो ये है हमारा पास्कल लॉ, और ऐसे काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है in 9.6b, two pistons are separated by the space filled with a liquid। पानी जो भरा हुआ है उसे दो पिस्टन सेपरेट किए हुए हैं। एक पिस्टन स्मॉल है, क्रॉस सेक्शन एरिया का है, जबकि दूसरा जो है बड़ा है। पहला जो फोर्स है वो F1 अपॉन A1 हो गया, जो छोटे वाले पिस्टन पे जो हमने निकाला था। फिर इन्होंने बताया कि जो प्रेशर ये हमने अप्लाई किया वो प्रेशर सब जगह सेम पहुंचा, तो दूसरे एंड पर जो फोर्स निकाला वो दूसरे एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई करके निकाला। तो इस तरह से जो फोर्स आया F2 वो दैट इज F1 इंटू A2 अपॉन A1 आया, जैसा कि हम कह रहे हैं। और इससे हमें पता लगता है कि फोर्स कई गुना बढ़ जाता है, और वो कई गुना क्या है, एरिया का रेशियो होता है वो। यहां पे क्या लिखा है, thus the applied force has been increased by the factor A2 upon A1। जो अप्लाइड फोर्स है इतना टाइम्स बढ़ गया है। दिस फैक्टर इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द डिवाइस। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि उस समय हमें लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, है ना। तो इसलिए तो ये जो हाईलाइट किया हो ना, इससे मुझे भी याद रहता है कि एक टर्मिनोलॉजी है जो छूट ना जाए, क्योंकि ये छूट जाती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता समझने में। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये हम समझ ही चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल है टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट निडल। जो डॉक्टर वाला इंजेक्शन लगाते हैं उसमें निडल हटा दी जाए तो जो प्लास्टिक का पार्ट बच जाता है उसकी बात कर रहे हैं, वो सिरिंज विदाउट निडल, इसमें निडल नहीं है। फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद ए टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर। ये बिल्कुल ऐसा समझो जैसे अभी हमने जो डायग्राम पढ़ा उसमें एक तरफ का पिस्टन एक सिरिंज, दूसरी तरफ का पिस्टन दूसरी सिरिंज, और बीच में से ये जुड़ा हुआ है। पानी से भरा हुआ
बीच में से है, और एक रबर ट्यूब से जुड़ी हुई है जिसमें बीच में एयर गैप नहीं आ सकता। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 and 3। दोनों का डायमीटर पता है, मीन्स डायमीटर पता है तो एरिया पता लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर से हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। दिस इज A1 एंड दिस इज A2। पहला पार्ट, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें जो फोर्स निकालना है F2, कैसे निकलेगा? दिस इज F1 इंटू A2 अपॉन A1, यानी एरिया का रेशियो जो होगा उससे पता लगेगा, और ये कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। ये भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आने वाली वो है, ये सेंटीमीटर में है, हमें ये एक बार मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी तो सब न्यूटन में है। बी पार्ट, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव्स आउट। अगर छोटे वाले पिस्टन को 6 सेंटीमीटर पुश किया तो लार्जर पिस्टन कितना सेंटीमीटर पुश होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी समझते हैं। समझने के लिए जो डायग्राम है हम अलग से नहीं बना रहे, उसी कार वाले डायग्राम पे बसते हैं, उनको सीरीज मान लेते हैं। ठीक है ना, रेडियस याद कर लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है, और फोर्स है 10 न्यूटन। उस डायग्राम पे चलते हैं। तो इस डायग्राम पे आ गए। यहां पर डायमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, वहां डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, दो पार्ट। तो ये जो फोर्स ही अप्लाई किया हुआ है ये है 10 न्यूटन, और एक पार्ट में पूछा है अगर ये पिस्टन यहां पर 6 सेंटीमीटर मूव कर दिया तो दूसरा पिस्टन कितने सेंटीमीटर मूव करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। फोर्स पता लग गया, यहां पर एरिया पता लगाना है। तो दिस इज एरिया A1, एरिया होगा पाई। रेडियस निकालनी है तो डायमीटर अपॉन 2 से रेडियस निकल जाएगी, तो दिस इज डायमीटर अपॉन 2। इस डायमीटर को मैं D1 लिख देता हूं और ये स्क्वायर कर देता हूं। ये हो गया एरिया। उधर एरिया निकालते हैं। तो यहां एरिया है A2, दिस इज पाई, ये डायमीटर है D2 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर। फोर्स है इसका F1 10, हमें निकालना है F2। F2 निकालते हैं, F2 निकालते हैं उस तरफ। हमें पता है F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। वैल्यूज रखनी है अब तो सिंपली, ये है 10, A2 की वैल्यू रखेंगे तो आएगा यहाँ पर D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैं सीधे लिख देता हूं उसको D2 की पावर 2। पाई एंड डिवाइड का जो 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर बच जाएगा D1 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके फोर्स निकल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। जब ये 6 सेंटीमीटर मूव करेगा तो देखिए क्या मूव करेगा, ये पिस्टन पूरा का पूरा मूव करेगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं यहां बनाता हूं, ये है पिस्टन और ये 6 सेंटीमीटर मूव कर गया। तो इस तरह से एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट होगा जिसका लिक्विड जो इसमें भरा हुआ था वो सारा नीचे चला जाएगा। तो इस लिक्विड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया जो पिस्टन का हमें मालूम है इनटू लेंथ, कितनी लेंथ ये मूव करके चुका है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये दो पार्ट हमें निकालना है। तो एरिया तो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये निकल गया इसका वॉल्यूम। जब इतना वॉल्यूम यहां से कंप्रेस हुआ है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी एक तो हमें पता ही है कि वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी वो उसकी जीरो होती है। मतलब हम आइडियली जीरो मानते हैं, कंप्रेस नहीं होता। तो उतना ही वॉल्यूम वहां पर भी आना चाहिए। अब यहां पर अगर ये लेंथ जो मतलब पानी चलेगा जितना, अगर उसको मैं x मान लूं तो सेम वॉल्यूम यहां पर भी होगा। तो इस वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम यहां पर होगा, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। ये तो है उसका एरिया, डायमीटर अलग है इसलिए हमने R2 लिख दिया, और x सेंटीमीटर ये हमने मान लिया। दोनों को कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पहला पार्ट, F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F, सेम।
पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, वाटर इज कंसीडर्ड टू बी प्योरली इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होगा। वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड ड्यू टू लार्जर पिस्टन। तो वॉल्यूम कंपेयर किया, तो ये तो है पहला वॉल्यूम, लेंथ इनटू एरिया, ये है दूसरा वॉल्यूम, लेंथ इनटू एरिया, और अब आप करोगे तो इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, उसको भी देखते हैं। In a car lift, compressed air exerted a force F1 on a small piston having a radius of 5. The pressure is transmitted to a second piston of radius 15. पहले पिस्टन की रेडियस है, सेकंड पिस्टन की रेडियस है, फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350, कहने का मतलब है इस बार हमें जो फोर्स अप्लाई किया गया ना वो नहीं दिया, जो फोर्स हमें लिफ्ट करना है कार का वेट वो दिया है। मींस यहां से निकल जाएगा F2, कैलकुलेट F1। अब इतना तो हम बच्चे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले मालूम थी तो हम राइट हैंड साइड पता लगा रहे थे, अब राइट हैंड साइड की मालूम है तो लेफ्ट हैंड साइड पता लगा सकते हैं। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, टोटल प्रेशर निकालना है, फोर्स निकल गया है, एरिया हमारे पास है, दोनों में से किसी भी तरफ हम प्रेशर निकाल सकते हैं। दोनों तरफ प्रेशर कैसा आएगा, सेम सेम, मींस सेम सेम, दोनों तरफ सेम आएगा पास्कल लॉ की वजह से। अब ये आप देखना, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा। अब यहां पर आ गए हैं हम इसी के दूसरे वाले पार्ट पर, मींस हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक पर। हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, पास्कल लॉ पर ही ये काम करते हैं। When we apply a little force on the pedal with our foot, the master piston moves inside the master cylinder and the pressure caused is transmitted through the brake coil to act on the piston of larger area। क्या लिखा है थोड़ा सा समझते हैं। आपने बाइक जरूर देखी होगी, कार में तो ये चीजें अंदर और बाहर अलग अलग रहती हैं तो एक साथ शायद ना दिखती हो, बाइक में दिखती है। आपने देखा होगा आजकल जो बाइक आ रही है तो जो ब्रेक लगाते हैं ना वहां पे कुछ डब्बी टाइप के रहती है जिसमें पानी भी भर सकते हैं। देखिए लिक्विड भरने के लिए बोला है तो कुछ भी भर सकते हैं हम, लेकिन तेल भरते हैं कारण जंग ना लग जाए, पानी भर दिया तो वेपराइज भी हो सकता है तो हम ऑयल भरते हैं। तो ये जो बात करते हैं ना ब्रेक ऑयल और ये सब, तो ऑयल वहां भर रहे हैं क्योंकि हमारा एम तो पास्कल लॉ लगाना था, जो दूध में भी काम करेगा, पानी में भी काम करेगा और ऑयल में भी करेगा। तो ऑयल का क्लियर हो गया। जो हम हाथ से दबाते हैं वहां पे एक पतला सा वायर है, मींस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना छोटा होगा, इस डॉट से भी छोटा। लेकिन जहां पर पहिया है वहां पे एक बड़ी सी डिस्क है, उस डिस्क के अंदर एक बड़ा सा पिस्टन है, तो वहां का जो एरिया है वो ज्यादा हो गया। यानी हमारे हाथ का एरिया है कम, दूसरी तरफ का एरिया है ज्यादा, इसलिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो होगा कम। लेकिन कम फोर्स से जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ वो सेम होने की वजह से, सेम जरूर होगा पर वहां का एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां हो गया प्रेशर ज्यादा। तो 100 या 200 की स्पीड से चलने वाले व्हीकल को भी ये रोक देता है। अब आपको ये थोड़ा और समझना है तो मैं बताता हूं किस तरह से ये काम करता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये है बाइक का टायर। इस टायर में ब्रेक नहीं लगाते हैं, इसके साथ साथ यानी जो टायर होता है उसके नीचे रिम होती है, उसके साथ साथ एक सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप वो लगाते हैं। तो ये जो दिखाई दे रही है ये है वो स्ट्रिप, ठीक है। इसको टायर के साथ बिल्कुल फिक्स कर देते हैं और हमारा एम होता है इस स्ट्रिप पर पास्कल लॉ लगाना और इस स्ट्रिप को रोकना। अब इसको इतनी टाइट फिक्स किया जाता है टायर के साथ साथ कि हम इस सर्कुलर मेटेलिक व्हील को रोकते हैं, टायर अपने आप रुक जाता है। अब ऊपर की बात देखिए, इस व्हील के ऊपर एक यहाँ पे बड़ा सा कुछ लगा रखा है, यानी ये व्हील है और उसको ऊपर से ऐसे करके जैकेट की तरह पकड़ा हुआ है। तो ये जो पकड़ा हुआ पार्ट है ना, इसके अंदर होता है वो पिस्टन। ये पिस्टन कैसे काम करता है अब इसको भी समझते हैं। तो ये तो मैंने बाहर से बताया है कि ये किस तरह से काम करता है, अंदर क्या होता है वो भी देखते हैं।
तो यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में सिर्फ वो मेटल की रिम दिखा रखी है जिस पर हमारा वो सिस्टम काम कर रहा है, जिस पर हमें ब्रेक लगाने। तो ये मेटल की प्लेट है, इसमें क्या नहीं है, टायर इसमें नहीं लगा रखा है। तो मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर ये जो रेड कलर और ब्लैक कलर का है, ये वो डिवाइस है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक काम करेगा। कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखिए, ये रिंग घूम रही है, यहां से ऑयल आया, ऑयल आने के बाद ऑयल चला गया इस डिवाइस के अंदर। इस डिवाइस के अंदर यहां पर वो पिस्टन है जिसका एरिया ज्यादा है, वो पिस्टन दबता है, और पिस्टन जब दबता है तो यहां से इस रिंग के पास वो पिस्टन प्रेस करता है, और असल में ये रिंग रुक जाती है। जैसे ये रुक गई है, जब ये रिंग रुकती है तो पहिया इसके साथ बंधा हुआ है, पहिया भी रुक जाता है। यहां पर देखिए, ये इसका सामने वाला व्यू है, ये रिंग है, वो ये जो जैकेट है वो यहां से लगा हुआ है, यहां से पिस्टन आएगा और इसको दबा देगा। यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑयल भरा हुआ है जिसमें हमने प्रेशर अपने हाथ से लगाया, वो इस तरह से गया और इसको दबा देता है दोनों तरफ से इस तरह से, और ये मेटल की रिंग रुक जाती है। तो इस तरह से जो ब्रेक काम करता है वो बहुत स्पीड से चलने वाले पहिए को भी रोक देता है। आपने ये भी देखा होगा, उसमें छोटे छोटे छेद किए हुए होते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि अंदर से कुछ चीज मेटल की शायद छेद के आर पार हो जाती होगी और ये रुकती होगी, पर वो छेद इसलिए नहीं किए होते। छेद इसलिए किए होते हैं कि ये इतनी तेज स्पीड से चल रही होती है कि फ्रिक्शन की वजह से पूरी की पूरी रिम जो है ना वो गर्म हो जाती है। तो वहां पर एयर का वेंटिलेशन के लिए ये छेद किए जाते हैं जिससे कि ये ठंडी रहे, ऐसा ना हो कि बहुत इतनी गर्म हो गई है कि पहिया या टायर को ही नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। यही बता रखा है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज दैट द प्रेशर सेटअप बाय प्रेसिंग द पेडल। अब ये जो पेडल वर्ड आया है ना, ये कहाँ यूज होता है? जब हम बाइक की बात कर रहे हैं तो हाथ से ब्रेक लगाना, और जब हम कार की बात कर रहे हैं तो ब्रेक पैर में रहता है, तो वहां पेडल होता है। तो वहां पर हम इसको पेडल को पैर से प्रेस करते हैं। इस ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल सिलेंडर, ये हम जान ही चुके हैं, पास्कल का लॉ है जो यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी तक जो हमने बात की किसी फ्लूइड की जिसमें पानी भरा हुआ हो या हवा की, तो अभी तक बातें कम जगह की है। तो वो तो था स्टैटिक, जिसमें हमने माना था फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब हम बात करेंगे जब फ्लूइड मोशन में होगा, और इस तरह का जब हम कुछ पढ़ते हैं, ये स्टडी कहलाती है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अब फ्लूइड डायनामिक्स में क्या क्या चीजें हैं उसको हम इसमें से समझते जाते हैं। जब पानी बह रहा है, पानी वर्ड में बोलने का जो कारण है मैं आपको बता चुका हूं। सबसे आसान है उसको अज्यूम करना कि पानी बह रहा है। अब मैं सोचूंगा दूध बह रहा है, शहद बह रहा है, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे दिमाग में पिक्चर भी नहीं बनती। तो इसको पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो क्यों पढ़ रहे हैं, स्टडी पर क्यों आ गए? अभी अच्छे खासे हम तो पढ़ रहे थे पानी कैसे भी बहे, लेकिन फिर भी हम यहां पर आ गए, इसका मतलब है कुछ तो बात है। हम अभी जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, हम चीजों को आसान करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये चीजें फालतू में कठिन हो। तो पानी का जो बिहेवियर हमें यहाँ पर पढ़ना है, वो बिहेवियर एक तो होता है शांत बहता हुआ पानी मंथर गति से, एक तो वो, एक होता है भयानक बुरी तरह से बकवास उथला हुआ पानी, टर्बुलेंट फ्लो। हमें असल में टर्बुलेंट फ्लो में बहुत सारे उल्टे सीधे फोर्स आते हैं और जिनको अभी शायद ऐड करना हम नहीं जानते। तो हम पढ़ेंगे स्टडी वाला केस। स्टडी वाला केस क्या है उसको समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में कोई पानी का पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स हैं या एक पार्टिकल, अलग अलग मान सकते हैं चाहे तो। पार्टिकल यहां से पार्टिकल बहना शुरू करता है, यहां पहुंचा इस पी पॉइंट पर। यह हमें पता है कि जब कर्व टाइप का मोशन होता है तो उसकी डायरेक्शन वहां टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट से हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 है। अब वही पानी जब यहां पहुंचा
तो यहां पर उसकी स्पीड हो गई v2। फिर वो यहां पहुंचा तो v3, यहां पहुंचा तो v4। अब देखने में तो लग रहा है ना स्पीड सब जगह अलग अलग है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है एक ही पॉइंट पर अगर हम कोई भी पानी का पार्टिकल पहुंचे, लिक्विड का पार्टिकल पहुंचे, अब चाहे उसकी पहले कितनी भी वेलोसिटी रही हो, लेकिन जब यहां पहुंचा तो v1 हो गई। यहां देखने वाले आदमी को हर एक लिक्विड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v2 नजर आ रही है, यहां वाले को v3 और यहां वाले को v4। इस तरह का जो फ्लो होगा ना, इसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वहां क्या लिखा था। फ्लो ऑफ द लिक्विड इज सेड टू बी स्टडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट the velocity of each passing fluid particle remains constant in time। ठीक है, टाइम बदलता रहेगा, जो भी पार्टिकल वहां आएगा उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद बदल सकती है, लेकिन वहां पर इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये है स्टडी फ्लो का मीनिंग। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टडी फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन। जो पाथ है उसी को उस पानी की लाइन यानी कि स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। तो स्टडी फ्लो वाले में वो लाइन हमें बहुत साफ साफ दिखती है, और स्टडी फ्लो नहीं होगा फिर तो लाइन ही नहीं दिखाई देगी, फिर तो कुछ झंझट ही दिखाई देगा। वो आपने देखा होगा पायरेट ऑफ कैरेबियन में शिप जब चलते हैं तो वो कहाँ बवंडर में फंस जाते हैं, भंवर में, टर्बुलेंट में। तो वो जो है वो स्ट्रीम लाइन बिल्कुल नहीं है। यहां पर ये बता रखा है कि इस तरह के पाथ को कर्व से रिप्रेजेंट किया है, जिसका टेंजेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, ये हम जानते हैं। यहां पर क्या बताया है? इन स्टडी फ्लो द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम। क्या बताने की कोशिश की गई है उसको समझते हैं। देखिए, अभी जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में क्या था? इस तरह की एक शेप बना दी थी। ठीक है, अब मान के चलिए 12 बजे मैं आया, मैंने लिक्विड को फ्लो होते हुए देखा और इस तरह की शेप में ये लिक्विड चल रहा है। यहां पर मैं वेलोसिटीज लिख दूं तो यहां पर पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर यहां पर 20 मीटर पर सेकंड है। ये अलग अलग वेलोसिटीज होगी। 1 बजे मैं आया, मुझे तब भी ये लिक्विड की शेप ऐसे ही दिखाई देगी। 2 बजे आऊंगा तब भी ऐसे ही दिखाई देगी। मीन्स ये अगर पाथ या इसको हम एक मैप बोल दें। अब ये तो मैंने एक पार्टिकल का बनाया, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होते तब क्या होता? अब इसके साथ साथ एक लाइन पैरेलल में ऐसे दिखाता, 3 होते तो ऐसे दिखाता। यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या मैं कोई लाइन ऐसे दिखा सकता हूं इंटरसेक्ट करती हुई? नहीं दिखा सकता। कारण जिस जगह पर 2 पार्टिकल मिलेंगे, एक ऐसे जाने वाला और एक ऐसे जाने वाला, अब सोचिए इंटरसेक्ट के समय जब ये टकराएंगे तो अपनी डायरेक्शन मेंटेन कैसे करेंगे कि जो यहाँ टक्कर भी हुई तब भी सीधा चला गया? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो एक नई डायरेक्शन बन जाएगी और लिक्विड नई डायरेक्शन में चला जाएगा, तब भी एक डायरेक्शन होगी। और अगर ये एक डायरेक्शन नहीं होगी तो कटेगा वहां 2-2 डायरेक्शन होंगी, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सीधे सीधे कहते हैं इंटरसेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो मैप है ना, ये फिक्स रहेगा। इसी बात को इन्होंने यहां पर बताया है। इन स्टडी फ्लो द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम। टाइम के साथ साथ ये फिक्स रहता है, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे सेम रहता है। अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यहां पर फिगर 9.7 बी की बात कर रहे हैं, वहां पे पी आर क्यू 3 रीजन लिए हुए हैं। तो फिगर 9.7 बी पर पहुंचते हैं, वो क्या है, क्योंकि वहीं से ही हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो ये है फिगर 9.7, ये बी। ठीक है, फ्लो स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन का मतलब है बिगड़ेगा नहीं, सीधा सीधा चलेगा, अच्छे बच्चों की तरह डिसिप्लिन्ड वे में। इसको देखकर क्या पता लग रहा है? जो पता लग रहा है उसको देखते हैं। यहां पर एरिया जो है वो कम है, मैं इसका नाम दे देता हूं A1। यहां जो एरिया है वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं A2। और तीसरा वाले पार्ट पर भी एरिया A3। हम अभी 2 का ही देखते हैं,
तीन में चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबल, कहीं पर भी पिचकेगा नहीं। पिचकेगा नहीं का मीनिंग भी मैं बता दूं। मान लिया यहां से चला तो पानी था, पानी चला, पिस्टन का प्रेशर लगा, और अगर हम ये सोचते हैं कि वो कंप्रेस होता है तो यहाँ पे शहद जैसा हो जाएगा वो, यानी यहां से चलते समय तो बिल्कुल पानी जैसा निकला, तो गाढ़ा गाढ़ा शहद जैसा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। पानी पानी ही रहता है। मींस जो उसकी डेंसिटी यहां पर मानेंगे हम इंसर्ट करते समय, वही डेंसिटी हम यहां भी मानेंगे। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अब हम यहां बात करते हैं, यहां का जो लिक्विड चल रहा है उसकी एक वेलोसिटी मानते हैं, लेट उनकी वेलोसिटी है v1, और यहां वाले लिक्विड की वेलोसिटी v2। क्या ये तो नहीं पूछ रहे अलग अलग क्यों मान ली? भाई हमने बताया है स्टडी फ्लो में अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है। यहां पर यही पार्टिकल वहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो ये अलग अलग हो सकती है। अब हम चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए लिक्विड मूव कर रहा है या पर्टिकुलर टाइम के लिए मूव करता है, तो टाइम के लिए मानते हैं। यहां पर भी हम इसको 1 सेकंड के लिए मूव कराते हैं। 1 सेकंड क्यों लेते हैं हम? जितनी डेफिनेशंस होती हैं ज्यादातर यूनिट टाइम के लिए ले जाती है। तो जब भी हम ये वर्ड लिखते हैं ना यूनिट, मीन्स याद रखिए दिट इज ऑलवेज 1। तो 1 सेकंड के लिए लिक्विड को यहां चलाया और 1 सेकंड के लिए ही लिक्विड को यहां चलाया। हम इस तरह से हम लिक्विड के दो एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखना यह है यहां 1 सेकंड में लिक्विड कितना चलेगा। तो देखिए 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है दैट इज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज स्पीड। तो वो जो डिस्टेंस है वो स्पीड के बराबर होगी। फिर से मैं बता देता हूं, इसको मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं। कब बोल रहा हूं डिस्टेंस? जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। तो डिस्टेंस की जगह में जब मैं v1 लिखूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस इन 1 सेकंड इज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहां से मैं इसको एक सिलेंडर टाइप मानता हूं और देखता हूं कि यहां से यहां तक कितना लिक्विड फ्लो करता है। तो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी हुई? दिस इज v1, एरिया a1। तो यहां पर एक सिलेंडर टाइप बन गया। इस शेप पे मत जाना, आप सिलेंडर पूरा बराबर मान लेते हैं। तो ये वॉल्यूम हम निकालते हैं। ये वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम की डेफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम यहां लिखता हूं मैं, एरिया a1 और लेंथ कितनी? v1। ये वॉल्यूम हुआ। ठीक है, वहां वॉल्यूम कितना होगा ये भी देख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे ही मान लेते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम निकालते हैं। दिस इज वॉल्यूम एट पॉइंट आर, एरिया A2 और ये V2। दोनों वॉल्यूम हो गए। हमें नहीं पता अभी अलग अलग है या सेम है या नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, जब यहां से हमने पानी 1 लीटर डाला तो वहां से भी 1 लीटर ही निकलेगा। यहां पर ये पानी 1 सेकंड में गया तो वहां भी 1 सेकंड में ही निकलेगा, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन यहां पर इसका पाइप का मुंह है छोटा और वहां पाइप का मुंह है बड़ा। तो सोचिए अगर ये 10 लीटर पानी है, मतलब मैं मास की बात कर रहा हूं, 10 किलोग्राम जैसे मास की, 10 लीटर पानी है, पाइप है छोटा, तो 10 लीटर पाइप को यहां से निकलना है तो क्या होगा भाई? तेजी से निकलेगा। और वहां पे मुंह है इतना चौड़ा, हाँ फटा हुआ, तो 10 लीटर पानी निकलना है, इतना चौड़ा एक बार में धड़ से निकल जाएगा, तो वहां स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। बस हम ये समझ सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, यहां 1 सेकंड में 10 लीटर पानी गया तो वहां भी 1 सेकंड में 10 लीटर पानी निकलेगा। इट मीन्स यहां मास जो होगा वहां मास सेम होगा। तो मैं कंपेयर कर देता हूं मास का। तो मास एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू मास S एट पॉइंट R। मास सेम होना चाहिए। मास कैसे निकालें? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अगर
V है, V क्या है, वॉल्यूम तो ये है ना, तो वॉल्यूम है A1 V1 इंटू डेंसिटी रॉ, हो गया मास। उधर कितना है, A2 V2 इंटू डेंसिटी रॉ। याद रखना ये V2 जो है ये वेलोसिटी है दिखने में, लेकिन हम इसको डिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉ दोनों जगह सेम है, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने पर ये दोनों तरफ से कट गए। यहां बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये रिजल्ट आ गया, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यहां पर एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई वहां के एरिया और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये एनालिसिस हमने यहां से करके देखा। ठीक है, अब चलते हैं उसी पॉइंट पर जहां से हम वापस आए थे, उस पॉइंट पर आ गए। उस पॉइंट पर इन्होंने क्या कर रखा है, 3 पॉइंट की बात कर रखी है, P, R और Q। हमने 2 पॉइंट की बात करी है, P और R की। फिर इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी, टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। हमने टाइम को 1 सेकंड लिया था, तो इसलिए डिस्टेंस सिर्फ वीपी थी। तो यानी कि ये वाला पार्ट असल में मास हुआ, दूसरी तरफ का मास निकाला वो ये हुआ। फिर इन्होंने कहा दोनों मास सेम है, तो दोनों मास को सेम किया, इवन कि तीनों को कर दिया इन्होंने, और जो जो चीज कैंसिल हो रही है उनको कर दिया कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद रिजल्ट आया APVP इज इक्वल टू ARVR इक्वल टू AQVQ। हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। हमारा वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसका डेरिवेशन अगर आता है तो यही डेरिवेशन हमें कर देना है। अब डेरिवेशन में जो डायग्राम होगा आप उसको इस तरह से बना सकते हो, एक डायग्राम ये और एक ये, यहाँ एरिया अलग वहां एरिया अलग, सिंपल भी बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास एक पाइप है जिसका एरिया अलग अलग है, कहीं A1 कहीं A2 कहीं A3, लेकिन एरिया और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो हर जगह सेम होगा। यही लिखा है A इंटू वी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने यहाँ सीखा, और ये हर जगह काम आना है, तो इसको याद भी रखना है। इससे हमें कुछ एक कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगी, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। देखिए अभी हमने क्या कहा, जहां पर पाइप पतला है और जहां पाइप चौड़ा है, जब हम यहां से 10 लीटर पानी भेज रहे हैं तो जहां पाइप पतला है तो पानी को जल्दी पास करवाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ स्पीड तेज होगी और यहाँ स्पीड कम होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, जहां पर ए जो होगा ना वो ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जब भी ये दो प्रोडक्ट कहीं पर करने पड़े ना, इन प्रोडक्ट से ही पता चल जाएगा कि कहाँ लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी, कहाँ लिक्विड की स्पीड घटेगी। तो लिख रखा है अगर ए आर की वैल्यू ए क्यू से ज्यादा है, जैसा कि हमारे केस में पी आर क्यू, तो ए आर ज्यादा है, तो ए आर की वेलोसिटी देखिए ये कम है, तो जितना चौड़ा पाइप उतनी स्पीड स्लो। अब पाइप के कम या ज्यादा होने से, यानी कि एरिया कम ज्यादा होने से स्पीड कम ज्यादा होगी, और स्पीड से ही फर्क पड़ता है इस लाइन पर। दिस इज एसोसिएटेड विद अ चेंज इन प्रेशर इन फ्लूइड फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें भी प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, और ये आता किस वजह से, इससे। लेकिन इससे ये मत समझना कि स्पीड तेज है तो प्रेशर ज्यादा, वो हम आगे समझेंगे कि कैसे पता चलता है। स्टडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड। देखिए सिंपल सी है, अगर हमें पानी को स्टडी फ्लो यानी स्ट्रीम लाइन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे फ्लो करना पड़ेगा। ताबड़तोड़ फ्लो करने से उसका स्टडी फ्लो नहीं होगा। वही लिखा है यहाँ पे, बियॉन्ड ए लिमिटिंग वैल्यू, अगर हमने स्पीड की वैल्यू बढ़ाते गए तो स्टडी फ्लो तो रहेगा, लेकिन बढ़ाते जाएंगे तो फिर नहीं रहेगा।
तो क्रिटिकल स्पीड आती है, उस क्रिटिकल स्पीड से पहले तो स्टडी होगा और उसके बाद टर्बुलेंट हो जाएगा। दिस फ्लो लॉसेज स्ट्रीमलाइननेस एंड बिकम टर्बुलेंट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको वीसी से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये वो वेलोसिटी है जिससे कम पर तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन और जिससे ज्यादा पर टर्बुलेंट। आगे लिखा है one sees this when a fast flowing stream encounter rock, small foamy whirlpool like region called white water rapids are formed। ये आपने देखा होगा कि जब भी पानी की जो धारा है पत्थरों से, चट्टानों से और बड़ी बड़ी चीजों से टकराती है, तो वहां पर वो पानी बिल्कुल ऐसा फ्लो होता हुआ नहीं नजर आता, वो व्हाइट व्हाइट कलर के झाग टाइप बन जाते हैं, तो व्हाइट वाटर रैपिड्स वो कहलाते हैं। अब इसको दिखा भी देता हूं, यहाँ पर आप देखिए, शायद साफ उतना नहीं दिख रहा होगा, ये जो पानी देखिए, ये ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है। अब ये पानी जहां टकरा है तो देखिए व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, दूध जैसा। असल में दूध है नहीं है, ये पानी है। तो जो व्हाइट वाटर रैपिड्स क्या है, रैपिड्स तो है ये जो इसकी जो वेव्स हैं ऊपर नीचे तेजी से हो रही हैं उनको बोलते हैं रैपिड, और ये व्हाइट वाटर। तो इसमें आमतौर पर रिवर राफ्टिंग करने और इन सब में ये काम में आता है। तो ये वो बता रहे हैं जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं। Figure 9.8 displays streamline for some typical flow. For example, Figure 9.8a describe laminar flow. देखिए एक वर्ड और नया आ गया, laminar flow, where the velocity at different point in the fluid may have different magnitude but direction will be same। तो उस डायग्राम को देखते हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं। कौन से डायग्राम की इतनी तारीफ कर रहे हैं ये देखें जरा हम भी। तो देखिए ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में पहली चीज वर्ड आई लेमिनार फ्लो। पहले तो ये वर्ड याद रखना, लेमिना जो वर्ड है, लेमिना का मतलब होता है कोई फ्लैट सरफेस, जैसे कि लकड़ी का फट्टा टाइप होता है। लेमिनार, लेमिनार का मतलब है अगर ये पानी ऐसा कहीं दिखाई दिया तो बिल्कुल प्लेन सरफेस के जैसा दिखाई देगा। हो सकता है देखने में एक बार लगेगी ये चल ही नहीं रहा है। इसमें क्या है, जहां पर ये लाइनें पास पास हैं वहां पर डेंसिटी ज्यादा दिखा रखी है, यहां पर थोड़ी सी डेंसिटी कम है, यहां पर हो सकता है यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम है, बट डायरेक्शन सबकी सेम है। तो ये है लेमिनार फ्लो, और वो तो देखने से पता लग ही रहा है अभी जैसा दिखाया था, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। यहां तक देखिए स्ट्रीम लाइन है, बीच में ये रॉक दिखा रखी है, इससे टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद पायरेट ऑफ कैरिबियन वाले स्टाइल से ये पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से इसका शेप बिगड़ चुका है। अच्छी फिल्म है, देख सकते हो पायरेट ऑफ कैरिबियन। और उसके बाद ये है हमारा स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का केस। नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।